हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोनियो ग्राम्सी की। एंटोनियो ग्राम्सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट्स एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं, यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और वो फर्स्ट ईयर में ही है और उनके पास में एमपीएस 001 का विषय है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स के पास होता है क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट एमपीएस 001, 002, 003 और 004 ये सभी के पास होता है, कंपलसरी होता है। तो भाई आप लोगों के टॉपिक ज़रूर पढ़ना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और ये बहुत बार रिपीटेड है। सो गाइज, आप लोगों की ऑन डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है। आज हम बात करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी कौन थे और उनके आधिपत्य के सिद्धांत। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके एंटोनियो ग्राम्सी पे बनता है, परंतु अगर आप उस क्वेश्चन को भी अटेंड करना चाहते हैं तो इनके बारे में आप लोगों को पहले अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको वो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि आने वाले समय में हमारी तरफ से आप सभी की जो भी हेल्प हो वो हेल्प की जा सके। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसका हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसका हम परिचय लिखते हैं। तो एंटोनियो ग्राम्सी का भी हम पहले परिचय आपको बताएंगे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, साराडीन नाम की एक जगह थी जो कि इटली में सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? तो भाई 1891 में हुआ, आप सब देख सकते हैं। और ये एक निर्धन परिवार में इनका काफ़ी जन्म हुआ था। जब ये छोटी आयु में ही थे तो भाई एंटोनियो ग्राम्सी के जो पिता थे उनको एक गबन के मामले में, यानी एक भ्रष्ट मामले में इनको बंदी बना लिया गया, इनके पिता को, और उसकी वजह से उन्हें 5 साल तक कारावास में रहना पड़ा। अब घर की सारी जिम्मेदारी आ गई एंटोनियो ग्राम्सी के पास में। तो भाई एंटोनियो ग्राम्सी जो है, उनका जो परिवार की, जो उनके पिता की अनुपस्थिति थी परिवार में, तो भाई सारा का सारा जो कर्तव्य था, सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी, वो सारी की सारी किन पे आ गई? ग्राम्सी जी पे आ गई। और जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा कष्ट भरा जीवन अपना बचपन का गुजारना पड़ा। और इसी वजह से अगर हम देखें तो ग्राम्सी के जो शारीरिक भी इस वजह से दुर्बलता आ गई इनके शरीर में, और इसकी वजह से उनके पीठ में एक कुबड़ भी निकल गया। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो भाई ग्राम्सी ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद में एक कार्यालय में वो क्या हो गए? काम करने लगे, जॉब करने लगे। और उस कार्यालय में जब वो जॉब करते करते अपनी पढ़ाई को आगे कर रहे थे तो 1911 में उन्हें क्या हुआ? उसे स्कॉलरशिप मिली, उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया? एक तुरिन नामक जो विश्वविद्यालय था उसमें प्रवेश लिया। और तुरिन नामक जैसी विश्वविद्यालय में ग्राम्सी जी ने प्रवेश लिया तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि शहर में जो लोग रहते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उन दोनों के लोगों के जो रहन सहन है, उनके जीवन स्तर है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। शहर के लोग जो है वो बेहतर जीवन जीते हैं, बहुत ऐसो आराम से जीते हैं और वो इसकी तुलना में बहुत कम मेहनत करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कम पैसा मिलता है और बहुत कठिनाई भरा जीवन होता है। तो यहाँ से उनको एक चीज़ देखा इन्होंने, जब वो विश्वविद्यालय में पढ़ना शुरू किया इन्होंने। इसके बाद में जब वो तुरीन विश्वविद्यालय में ही थे तो वहीं पर ही उन्होंने क्या किया कि भाई समाजवादी पार्टी थी, इतावली समाजवादी पार्टी, उसके काफ़ी संपर्क में आ गए, निकट में आ गए। धीरे धीरे वे मार्क्स के विचारों को उन्होंने पढ़ा बहुत ज़्यादा और वो मार्क्स के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी हुए। इसके साथ साथ एक और विचारक थे जिनका नाम था कॉर्स, वो उनकी धाराओं में प्रभावित हो गए, जिसके अंतर्गत इतिहास में भाई उन्होंने देखा कि इतिहास का जो विकास है, इतिहास के विकास में संस्कृति और चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका ने बल दिया है। ये चीज़ इन्होंने कोर्स से ही सीखा। और इसके बाद में आगे चल के 1914 से 1915 में जो भी मार्क्स से आधारित कोई भी अगर आयोजन किया जाता था तो वहाँ पर ये ज़रूर जाते थे। कार्ल मार्क्स के व्याख्यान वहाँ पर सुना करते थे ये लोग, उससे जुड़े हुए मार्क्सवादी विचार से जुड़े हुए जो भी व्याख्यान होते थे ये वो सुना करते थे। और इसके फलस्वरूप क्या है, ये आगे चल के मार्क्सवादी विचारक बन गए और मार्क्स से इनका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ में ही इनके संबंध बन गए उनकी विचारधाराओं से। और वो हमेशा क्या करते थे कि जहाँ पर भी सर्वहारा आंदोलन चलते थे, गरीब लोगों के लिए आंदोलन चलते थे, तो वहाँ पर ज़रूर भाग लेते थे। और 1921 में इटली में जो समाजवादी दल की स्थापना हुई उसके संस्थापकों में से एक ग्राम्सी थे, आपको ध्यान रखना है। और आगे चल के उन्होंने क्या किया कि जो साम्यवादी दल है
उसके वो सचिव भी बने और आगे चल के वो मेयर भी बन गए थे। तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि किस तरीके से आपने देखा कि जो ग्रामसी थे उनका जो जीवन पहले बचपन में कष्ट में ही रहा, फिर आगे चल के उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है और छात्रवृत्ति मिलने के बाद में वो वहाँ पर क्या है कि मार्क्स के विचारों की तरफ प्रेरित होते हैं। पहला कोर्स की वजह से, दूसरा वहाँ पर जो लोगों का अंतर देखा उन्होंने उसकी वजह से, और तीसरी बात करें तो इनके खुद के इंटरेस्ट को लेकर भी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भाई कुछ जो ये खास वर्ग के ऊपर, छोटे वर्ग के ऊपर अमीर लोगों का प्रभुत्व होता है, ये वर्ग संघर्ष के कारण होता है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसी के साथ साथ शीघ्र ही इन्होंने, आपने देखा कि ये मेयर भी बन गए थे साम्यवादी दल की, जो 1921 में इतावली साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी उसमें, और आगे चल के इटली में ही क्या होता है। सो गाइस, जिस तरीके से आप एक चीज नोटिस करेंगे, जिस तरीके से इटली में नाजीवाद का उदय हुआ था, नाजिज्म का उदय हुआ था, हिटलर का उदय हुआ था, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि भाई इटली जो है, इटली में फांसीवाद का उदय होता है और यहाँ पर मुसोलिनी का उदय होता है। अब भाई ये तानाशाह की विचारधारा के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, बिल्कुल खिलाफ थे, और इसी वजह से फांसीवाद के जैसे ही उदय होता है उसी दौरान जो ग्रामसी थे, ग्रामसी को फांसीवाद की विचारधारा की वजह से बंदी बना लिया गया। कब बंदी बनाया? 1926 में ही बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद में जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो जेल में ही रहे, और उस कारावास के दौरान में उन्होंने कई सारे लेख लिखे, और आगे चल के उन लेखों को एक नोटबुक बनाई जिसका नाम क्या रखा? प्रिज्म नोटबुक। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपके पेपर में क्वेश्चन भी बनता है प्रिज्म नोटबुक से लेकर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने ये देखा कि प्रिज्म नोटबुक आपने ग्रामसी के द्वारा कैसे लिखी गई, और आगे चल के इसे क्या किया गया कि भाई प्रकाशित भी किया गया। भाई जो ग्रामसी ने इस नोटबुक के कारण काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि ये लुकास की तरह क्या हो गए, हेगलवादी मार्क्सवादी महान क्रांतिकारी सिद्धांतकारी बन जाते हैं। ध्यान रखना है, इस प्रिज्म नोटबुक के कारण ये लुकास की तरह क्या हो गए, एक हेगल भी एक विचारक थे, मार्क्सवादी सिद्धांतकारी बन गए थे। और आगे चल के इन्होंने और भी अपनी रचनाएं करी थी। मैं आपको, जैसे अपना मॉडर्न प्रिंस है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है, आपको ज़रूर पढ़ना है इसके बारे में भी, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे इनके अधिपत्य की क्या अवधारणा थी। आई होप आप लोगों ने अब तक ग्रामसी के बचपन के बारे में, ग्रामसी के जीवन परिचय के बारे में, किन परिस्थितियों में उन्होंने जीवन जिया, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि भाई ग्रामसी जो है वो किस विचारधारा के समर्थक थे। तो वो भाई मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा वो संबंधित थे। अब हम आगे बात करेंगे अधिपत्य की अवधारणा। तो भाई अधिपत्य का मतलब क्या होता है, पहले सिंपली समझिए, यानी कंट्रोल, कि भाई एक व्यक्ति किसी दूसरे पर कैसे अधिपत्य रखता है, कैसे अपना दबदबा रखता है, कैसे अपना वर्चस्व रखता है। तो भाई ये इनके कुछ विचार अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म के विचार थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचार थे। तो ग्रामसी का, जिस वजह से आप पढ़ भी रहे हो इसको, ग्रामसी जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण मौलिक देन कहा जा सकता है अधिपत्य का सिद्धांत। अगर आपसे पेपर में सिर्फ ये पूछ ले कि अधिपत्य के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो समझ जाइए इनडायरेक्टली आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे वो ग्रामसी के सिद्धांत ही पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई अधिपत्य का सिद्धांत देते हुए ग्रामसी कहते हैं कि हर एक समाज में दो वर्ग पक्का होते हैं। पहला वर्ग वो उत्पादन करने वाला वर्ग, और दूसरा वो जो संसाधनों का स्वामी होता है, यानी उत्पादन करने वाला वो वर्ग जो कि गरीब है, ठीक है, और दूसरा वो जो कि नियंत्रण रखता है वो बुजुर्गा वर्ग है, और जो पहला वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग है। जो पहला वर्ग है वो दूसरे वर्ग का हमेशा क्या करता है, शोषण करता है। क्या करता है, आपको ध्यान रखना है, शोषण करता है, और ये पूंजीवादी समाज में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ग्रामसी के बारे में बात करेंगे। ग्रामसी ने मार्क्स की इस सोच को चुनौती दी थी। इन्होंने मार्क्स के विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन किया, और ग्रामसी ने मार्क्सवादी विचार के अंदर थोड़े से इन्होंने कमी बताई। उन्होंने क्या बल दिया, उन्होंने क्या तर्क दिया, मैं बताता हूँ। इन्होंने ये बताया कि भाई शासक वर्ग के पास में सिर्फ पूंजीवादी समाज ही ऐसा नहीं है, या फिर दो वर्ग सिर्फ इस वजह से नहीं बनते कि वो एक अपना अधिपत्य जो है वो पैसों के कारण, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण ही सिर्फ लोगों पर अपना नियंत्रण नहीं रखते, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ग, ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे भाग होते हैं जिसकी वजह से एक शासक वर्ग जो है वो निम्न वर्ग के लोगों पर अपना आधिपत्य जमाए रखता है। उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें। यहाँ पर हम पॉइंट्स के बारे में डीप से बात करने वाले हैं। आसान शब्दों में बात करें तो सिर्फ पूंजीवादी ही नहीं,
जो पूंजीवाद में ही ऐसा नहीं होता कि भाई पूंजीवादी आ गया तो यहाँ पर एक वर्ग दूसरे वर्ग पर नियंत्रण रहेगा, ऐसा नहीं है। अधिपत्य सिर्फ पैसों से, धन से, शक्ति से, इससे होता तो है, परंतु सिर्फ पूंजीवाद के कारण ही आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने ये बात कहा कि मार्क्स की ये लिमिटेड सोच थी, सीमित सोच थी, जिसे इन्होंने आगे बताया। इन्होंने बताया कि भैया ये दो और तरीके ऐसे हैं जिसकी वजह से एक जो शोषित वर्ग है वो उसका शोषण हो रहा है, और एक वो वर्ग है बुजुर्ग वर्ग जो उनका शोषण कर रहा है। सबसे पहला शासक वर्ग में वो योग्यता होती है जिसकी वजह से वो शासक बन पाता है। अगर किसी भी समाज के अंदर देखें, हम किसी भी इतिहास को उठा के देखें तो कोई भी ऐसा शासक अपने पद पर नहीं रह पाता ज़्यादा दिनों तक जो योग्य नहीं होता। या तो उसकी प्रजा खुद ही उसका विरोध कर देती है, पहली चीज़, या फिर दूसरी चीज़ वहाँ के आस पड़ोस के जो भी शत्रु उसके राज्य होते हैं वो राज्य उस पर आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करने के बाद में उस पर अपना पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो स्थापित कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है आधिपत्य के सिद्धांत का कि भाई अगर आप देखते हो कि समाज वर्ग संघर्ष पे आधारित है तो वर्ग संघर्ष का एक रीजन ये नहीं है कि इकोनॉमी के सारे संसाधनों पर सिर्फ अमीर लोगों का या एक वर्ग का, खास वर्ग का नियंत्रण हो गया है। ये कहते हैं कि भाई इस कई लोगों में अपनी योग्यता भी होती है जिसकी वजह से वो शासक बन जाते हैं। ग्रामसी ने कहा कि शासक वर्ग अपने समाजीकरण के विभिन्न तरीकों द्वारा अपना शासन स्थापित करते हैं। दूसरी चीज़ ये लोग कहते हैं कि भैया एक संस्कृति नाम की भी कोई चीज़ होती है। संस्कृति भी एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। इस संस्कृति को हम परंपरागत कारणों में डाल सकते हैं। ग्रामसी कहते हैं कि भाई परंपरागत कारणों की वजह से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना आधिपत्य यूं ही स्वीकार कर लेते हैं और वो कहते हैं कि भैया हम तो इनके गुलाम हैं। वो अपनी जो हार है वो स्वयं स्वीकार कर लेते हैं और उनका शोषण इसी वजह से बार बारी अलग अलग समाज के टाइम पे किया जाता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो सांस्कृतिक आयाम भी इसके अंदर आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। दूसरी चीज इन्होंने ग्रामसी ने यह दावा किया कि शासक वर्ग सदैव संकीर्ण वर्गों के हित के बारे में बात नहीं करता, यानी कुछ ही वर्ग के बारे में ही सिर्फ बात नहीं करता, बल्कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समाज के अन्य वर्गों के साथ भी कुछ समझौते करता है। ध्यान रखना है, जैसे शासक वर्ग अधिपत्य इसलिए करता है क्योंकि जो घुड़सवार है या फिर जो ऐसे लोग चतुर लोग हैं वो ऐसे लोगों से समझौते करता है और अपने दरबार में, अगर राजतंत्र है तो उन्हें अपने दरबार में शामिल करता है, अपने शासन व्यवस्था में शामिल करता है, ताकि उनके जरिए वो अन्य लोगों पर नियंत्रण स्थापित करे। तो ये संधियां जो है, संधियां और समझौते, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रामसी कहता है। क्या कहता है ग्रामसी? यही कहता है कि भाई इस समझौतों के अनुसार भी या इन समझौतों के कारण भी जो है एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना पूरा का पूरा जो नियंत्रण है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो स्थापित करता है। इसके साथ साथ आप लोग मार्क्सवादी की और जो सोच है उसको भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, बट जो अधिपत्य का सिद्धांत है ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। अगर आप लोगों की अपनी ओर से कोई भी सुझाव है तो वो हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर मेरा पर्सनल अकाउंट भी है और हमारा ऑफिशियल अकाउंट भी है, तो आप दोनों जगह से भेज सकते हो। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों के डिस्कशन की व्यवस्था है, बट अगर आप लोग वहाँ पर कुछ और फालतू बात करेंगे तो आपको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्पज़ के ही मैसेजेस आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो और वहाँ पर आप अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।